आज हम क्लास 8 शुरू कर रहे हैं। क्लास 7 का एनसीईआरटी हम लोग खत्म हो चुका है। आप लोग अगर नए हैं तो आप पीछे जाके सारा वीडियो देखें और टेलीग्राम में सारा एमसीक्यू लगाएं, और जो नए हैं और सारा पीडीएफ वहाँ आपको उपलब्ध हो जाएगा। ठीक है, आगे हम लोग आज क्लास 8 फिर 9 10 साइंस के साथ साथ हिस्ट्री और ज्योग्राफी भी चल रहा है, लेकिन ज़्यादा जो है ना टाइम हम साइंस पे इसीलिए दे रहे हैं कि साइंस का क्वेश्चन ज़्यादा आता है। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग लाइक जरूर करिए। ठीक है, पहला चैप्टर है फसल उत्पादन के संबंध में। अब देखिए यहाँ से वो क्या क्वेश्चन आएंगे, ध्यान से देखिए। एक 10,000 ईसा पूर्व मनुष्य घुमंतु थे, उससे पहले मनुष्य घुमंतु थे। हम बोले थे ना, पूरा पाषाण काल के समय में मनुष्य घुमंती थे, लेकिन 10,000 ईसा पूर्व तक मनुष्य, उसके बाद से जो है ना खेत, आवास और भोजन, इस यानी कि नवपाषाण काल में। नवपाषाण काल हम बोले थे, पूरा पाषाण काल 20 लाख से 12,000, 12 से 10 चला मध्य, अब मध्य 10 के बाद नवपाषाण काल। ठीक है, आप लोग नहीं, आपको हिस्ट्री में आप देख लीजिएगा, जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान में बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं उसे क्या कहते हैं। याद रखिए, इस ऐसे प्रश्न आपको स्टेटमेंट में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो एक ही किस्म पौधे के स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं तो उसे फसल कहते हैं। फसल का एग्जाम्पल क्या होता है, आप एक बार और देख लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए, भारत एक विशाल देश जहाँ ताप, आर्द्रता और वर्षा जैसी जलवायु परिस्थितियां हैं। ठीक है, ऐसे क्षेत्र दूसरे क्षेत्र पर भिन्न है। ठीक है, इस तरह के स्टेटमेंट वाला सवाल आते हैं, ध्यान रखिएगा। अब ये अक्सर हम लोग कंफ्यूज होते हैं, खरीफ फसल और रबी फसल। तो याद रखिएगा, वह फसल जिसे वर्षा ऋतु में बोया जाता है उसे खरीफ फसल कहते हैं। भारत में वर्षा ऋतु सामान्यतः जून से सितंबर, ये डेट याद रखिएगा। वर्षा ऋतु जून से सितंबर, और शीत ऋतु जो होता है अक्टूबर से मार्च, ये याद रखिएगा। ऐसे सवाल देंगे आपको कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए स्टेटमेंट बना के दे देंगे आपको कि जून से सितंबर वर्षा ऋतु, या मार्च से जून दे देंगे। याद रखिएगा, और सितंबर से जो है ना वो स्टार्ट होते हैं अक्टूबर से मार्च। सितंबर तक तो हो गया वो वर्षा, फिर अक्टूबर से मार्च तक शीत ऋतु चलता है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। यहाँ से देखिए कि ये कहा गया है, खरीफ फसल में कौन कौन होता है। धान सब जानता है, मक्का हम लोग याद है ना, रबी की माँ गधा बजाती है ना, तो वो वाला याद रखिएगा। ठीक है, देखिए, धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, कपास, ये 5 फसल याद रखिए। जब भी आएगा ना बस यही 5 ही में से आएगा, क्योंकि एग्जामिनर हमेशा एनसीईआरटी को पहला प्रेफरेंस देता है। ठीक है, तो याद रखिए कि ये कौन-कौन सा है। हम लोग धान जानते हैं कि धान खरीफ फसल है, लेकिन सबसे है महत्वपूर्ण है, मक्का भी खरीफ फसल है, सोयाबीन, मूंगफली भी और कपास भी। ठीक है, रबी फसल में आप शीत अक्टूबर से मार्च तक जो है तो उसमें उगाए जाने फसल रबी कहते हैं। ये अलसी याद रखिएगा, गेहूं, चना, मटर, सरसों जानते हैं, लेकिन अलसी ये रबी फसल है, बस इसको याद रखिएगा। ठीक है, इसके अलावा दालें और सब्जियां भी उगाई जाती है। जैसे आगे हम लोग देख, ये जो बक्सा देख रहे हैं ना, ये कोई आम बक्सा नहीं है। यहाँ से 64 एक्साइज मेंस में क्वेश्चन पूछा गया था। क्या पूछा था कि ये 4 ऑप्शन दिए थे, इसमें से ये पांचों कुछ 5 या 6 दिया था सजाने के लिए। तो पहले क्या होता है ना, सबसे पहले याद रखिए, मिट्टी तैयार करता है। ठीक है, मिट्टी तैयार करने के बाद बुआई होता है, बुआई के बाद है ना खाद एवं उर्वरक देता है, उसके बाद सिंचाई होता है, तब खरपतवार से सुरक्षा, इसको निराई कहते हैं, फिर कटाई, भंडारण, इसमें से दिया था क्वेश्चन। ठीक है, याद रखिएगा, इसको अच्छे से वह लिख लीजिए कहीं पे, है ना, आपको याद रहेगा हमेशा के लिए। यहाँ से 64 एक्साइज मेंस में क्वेश्चन आया था, और बहुत लोग गलत किए थे, क्योंकि उसका सवाल ना ऐसे ऐसे ना निराई कटाई कंफ्यूजन में, मतलब लोग गलत मार दिए। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। इसी में हम देखिए, सबसे पहले मिट्टी तैयार करते हैं। मिट्टी तैयार का प्रथम चरण जो होता है मिट्टी को पलटना, इसे बोलते हैं पोला बनाना। ठीक है, आपको पोला ही दे देगा एग्जाम में, याद रखिएगा, पोला बनाना कहते हैं। ठीक है, गहरा इस जानना जरूरी नहीं है, बस इतना जान लीजिए, मिट्टी को हम लोग बनाते हैं, गाँव से जुड़े होते हैं हम लोग, हमको पता होता है कैसे बनाते हैं। ठीक है, अगला जो है ये होता है ये जुताई। देखिए, मिट्टी को तो हम जुताई कहते हैं। ठीक है, मिट्टी को तैयार करने के लिए पुलाई जो होता है जुताई भी कहते हैं। ठीक है, तो और देखिए अगला जो होता है, ये देखिए, देखिए आपसे सिंपल सवाल पूछा जा सकता है। लोहे की जो मजबूत तिकोनी पत्ती होती है फाल कहते हैं, और हल का मुख्य भाग लंबी लकड़ी का बना होता है जिसे हल सेप्ट कहते हैं। याद रखिएगा, तिकोनी पत्ती, फाल। देखिए ध्यान से, अगला क्या है, ये ध्यान की बुआई। जब जुताई हो गया तो बुआई होगा। ठीक है, बुआई के बाद है ना क्या होता है, फिर सिंचाई, ये खाद उर्वरक का जो होता है, ये होता है खाद डाला जाता है। ठीक है, उसके बाद खाद, देखिए खाद अब यहाँ थोड़ा सा देख लीजिए,
खाद एक क्या है, खाद एक कार्बनिक जैविक पदार्थ है जो पौधे या जंतु अपशिष्ट से प्राप्त होती है। जैविक खाद के बारे में पता होगा, है ना? इस बार पूछा भी जा चुका है क्वेश्चन एक्सरसाइज वाला में, ठीक है? बिहार किसान पादप जंतु अपशिष्ट गड्ढे में डालते हैं और उसके बाद उसको खुले में छोड़ देते हैं। तो कुछ सूक्ष्म जीव जो है, देखिए अपघटित खाद्य पदार्थ के रूप में उपयोग किया जाता है। आप कक्षा 6 में वर्मी कंपोस्ट के बारे में सुने होंगे, यही वर्मी कंपोस्ट बनता है केचुआ के द्वारा। देखिए अब यहाँ से एक सवाल आएंगे, इनमें से कौन सा खाद फैक्ट्रियों में तैयार नहीं होता है? तो यूरिया, अमोनियम सल्फेट, सुपर फास्फेट, पोटास, एनपीके, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम। याद रखिए ये कुछ फैक्ट्रिया में उत्पाद होता है, यूरिया, अमोनियम सल्फेट, सुपर फास्फेट, पोटास, एनपीके। ठीक है, एनपीके का मतलब दिया हुआ है, ध्यान से देखिए। आखिर खाद डालने से क्या होता है जो पैदावार बढ़ जाता है? देखिए खाद का उपयोग करने से मिट्टी का गठन एवं जल का अवशोषण क्षमता में वृद्धि हो जाता है। यानी जैसे ही खाद डालता है ना, तो वह जल का अवशोषण में ज्यादा करने लगता है, जिससे मिट्टी के सभी पोषक की प्रतिपूर्ति हो जाती है। ठीक है, मिट्टी में क्या हो जाता है, सारा पोषक मिल जाता है। मिट्टी में पोषक की प्रतिपूर्ति अन्य तरीका क्या है, फसल चक्र। अब देखिए, एक तो पहले खाद दीजिए, मिट्टी में आपका अवशोषण हो जाता है, और दूसरा क्या है, पोषक की जो होता है ना, फसल चक्र। फसल चक्र मतलब समझते हैं, तो बदल बदल कर खेती करते हैं। इस बार धान लगाएं, दूसरी बार हम क्या लगा देंगे, कोई ये प्रोटीन वाला जो आता है, देखे होंगे ना, वो फली वाला मूंग लगा देता है। क्या है कि उसमें जो राइजोबियम बनता है, मिट्टी में मदद करता है राइजोबियम जीवाणु के द्वारा। ठीक है, देखिए उसके बाद इसी क्या होता है, फसल चक्र का मतलब देखिए, फसल एकांतर क्रम में उगाया जा सकता है। पहले उत्तर भारत में किसान फलीदार चारा, हम बोले फलीदार बोले था ना, जिसमें प्रोटीन युक्त होता है, इसे मिट्टी में नाइट्रोजन का पुनः पूरण हो जाता है। किसानों को इस पद्धति को अपनाने का प्रोत्साहन किया गया है। समझ रहे हैं ना, क्यों आखिर धान के बाद लोग मूंग उगाना चाहिए? मूंग से हमारे खेत मजबूत होते हैं। अब देखिए क्या होता है, आप पिछले कक्षा में पढ़े थे हम लोग, राइजोबियम बैक्टीरिया जो होता है, वो फलीदार लेगुमिनस की जड़ों में ग्रंथिकाओं में पाया जाता है। उस यही एक दूसरे के साथ सहजीवियन अपना कार्य करते हैं। वो उसको पोषक देते हैं, तो वो उसको रहने की जगह देते हैं। ठीक है, अब देखिए ये बक्सा देख रहे हैं, उसमें एक में उर्वरक है, एक में खाद है। अब देखिए उर्वरक क्या है, वो मानव निर्मित होता है, ये इसको कौन बनाता है, मानव बनाता है। लेकिन खाद क्या है, अवशेष का विघटन, गोबर खाद जो जैविक खाद। ठीक है, याद रखिएगा, ये जैविक खाद है, उर्वरक मानव बनाता है। ये फैक्ट्रियों में बनता है ये खाद। ठीक, उर्वरक से मिट्टी को ह्यूमस प्राप्त होता है, नहीं होता है, सॉरी, उर्वरक से हम बताए थे ह्यूमस के बारे में पिछले कक्षा में, आप ध्यान दीजिएगा। ह्यूमस जो अपघटक पदार्थ, जो उसको मिट्टी को क्या बोलते हैं, उसको जो मिट्टी को बनाते हैं, है ना, जो पौधे और जंतुओं का खाद खा के वो एक गाढ़ा पदार्थ बनता है, रंग रंग वाला, उसको ह्यूमस कहते हैं। ह्यूमस को जो बनाते हैं उसे क्या कहते हैं, उसके बारे में भी बताए थे, उसे उसे अपघटक कहते हैं। याद आया? अब देखिए, यह मिट्टी में ह्यूमस पहले से ही प्राप्त होता है। ठीक है, उर्वरक देखिए, उर्वरक में ये सब बताए थे, नाइट्रोजन, फास्फोरस, अब क्लियर। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? अब देखिए जैविक खाद की उर्वरक की अपेक्षा अधिक अच्छा, देखिए जैविक खाद क्यों अच्छा माना जाता है, आज हम बताते हैं। इसे मिट्टी की जल धारण क्षमता में वृद्धि होती है। देखिए यहाँ से क्वेश्चन आएंगे, ध्यान से सुनना है। मिट्टी की जल धारण क्षमता बढ़ती है। मिट्टी की जल धारण क्षमता, सॉरी, सबसे ज्यादा कहाँ है, काली मिट्टी में पाया जाता है। मिट्टी भुरभुरी एवं सरंद हो जाती है। ठीक है, इसके इसमें मित्र जीवाणु की संख्या में वृद्धि हो जाती है। ठीक है, उसमें जो क्या पाया जाता है, केचुआ पाया जाता है। इसे जैविक खाद से मिट्टी का गठन सुधर जाता है। चारों आपको देगा एग्जाम में, तो आपको एकदम याद रखिएगा, जल धारण क्षमता बढ़ता है, मिट्टी। आप चाहें तो आप लोग शॉर्ट नोट्स बनाने के लिए बता दिए हैं वीडियो में, आप लोग लिखिएगा जैविक खाद, एक छोटा सा इसे लिखिए, यहाँ पे लिखिएगा जल धारण क्षमता, ऐसे इंक्रीज कर दीजिएगा, बढ़ गया। फिर लिखिएगा मिट्टी भुरभुरी सरंद, फिर लिखिएगा मृत जीवाणु संख्या में वृद्धि। ऐसे करके आप लोग को शॉर्ट नोट्स तैयार करना, याद रखिए। उसके बाद है ना, फसल देखिए सिंचाई वगैरह इसे जरूर जाता है। सिंचाई हम इस एग्जाम में बोले थे, सबसे पहले मिट्टी तैयार किया, मिट्टी के बाद क्या दिया आपका, फिर बुआई किया, बुआई के नहीं सॉरी, खाद वगैरह दिया, फिर सिंचाई किया। ठीक है, ठीक है, सॉरी, हाँ, ये मिट्टी बुआई, पहले मिट्टी तैयार किया, फिर जुताई हुआ, फिर बुआई किया, फिर खाद दिया, फिर सिंचाई किया। ठीक है, तो उसके बाद फिर होता है वो निराई। तो इस तरह का ऑप्शन थे एग्जाम में। ठीक है, आज भी याद है हमको वो ऑप्शन सारे। अब ध्यान से देखिए, सिंचाई में कुछ मुख्य 3 तंत्र होता है, इसको तीनों को याद रखना है। ठीक है, क्या क्या याद रखिएगा, एक छिड़काव तंत्र, इसको स्प्रिंकलर बोलते हैं, एक ड्रिप तंत्र, इसको याद रखिएगा। ये दोनों पहले हम लोग देखते हैं। छिड़काव तंत्र क्या होता है, स्प्रिंकलर, इसका भी इंग्लिश शब्द भी एग्जाम में देते हैं, याद रखिएगा। छिड़काव तंत्र क्या होता है, इस विधि का उपयोग असमतल भूमि के लिए किया जाता है। किसके लिए?
असमतल भूमि के लिए। अब देखिए एग्जाम में क्या आएगा क्वेश्चन, असमतल भूमि के लिए आखिर किस तंत्र का सिंचाई उपयोग किया जाता है? छिड़काव तंत्र, ड्रिप तंत्र, 2-3 ऑप्शन आपको दे देंगे, ठीक है? तो याद रखिए छिड़काव तंत्र स्प्रिंकल विधि जो होता है, अब देखिएगा जब फुहारा की तरह निकलता है, तो क्योंकि उससे क्या होता है पानी ज़्यादा नहीं जाता, जो वो ढालाव में क्या होता है नीचे चल जाएगा, इसलिए थोड़ा-थोड़ा छिड़क-छिड़क के पानी जाता है। वहाँ पे जल कम मात्रा में उपलब्ध है। ऊर्ध्व पाइप नलों ऊपरी हिस्सों में क्या होता है नोजल लगे होते हैं, या घूमते हुए अलग-अलग जगह छिड़काव करते हैं। छिड़काव लॉन कॉफ़ी कॉफ़ी खेती के लिए ये आप पता है ना पहाड़ी क्षेत्रों में कॉफ़ी की खेती होती है। तो याद आ गया ना मतलब समझ में आ गया छिड़काव तंत्र कहाँ होगा? अब ड्रिप तंत्र देखिए, इस विधि में जल क्या होता है बूँद-बूँद करके जड़ों में गिरता है। इसे ड्रिप तंत्र फलदार पौधे, बगीचों एवं वृक्षों को पानी देने के लिए सर्वोत्तम तरीका। याद रखिए क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है फलदार पौधे, बगीचों एवं वृक्षों को पानी देने के लिए सर्वोत्तम तरीका। याद रखिए एक चीज़, जो लाइन हम बता रहे हैं ना, हर जगह इससे ज़्यादा कोई भी एग्ज़ाम चाहे बीपीएससी तक बता रहे हैं हम उससे आगे नहीं सोचते हैं, लेकिन बता रहे हैं इसके आगे भी काम करता है, लेकिन बीपीएससी तक का हम बोले एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। ठीक है? तो आप समझिए, फलदार पौधे, बगीचों और वृक्षों में पानी देने के लिए कौन तरीका है? ड्रिप तंत्र। ड्रिप तंत्र क्या होता है? कुछ बूँदें छोड़ दिया जाता है, देखिए यहाँ पे देखिए, है ना? हर जगह पाइप निकाला और एक छोटा-छोटा छेद कर दिया जाता है, ऑटोमेटिक बूँद-बूँद गिरते रहते हैं, ये ड्रिप तंत्र है। तो ये क्वेश्चन आएगा बगीचों और वृक्षों में पानी देने के लिए फलदार के लिए ड्रिप तंत्र, पहाड़ों पे स्प्रिंकलर। क्लियर? अगला ऑप्शन है, अगला जो ऑप्शन था वो था खरपतवार हटाने की निराई। देखिए आपको इसे एक बड़ा-सा सारा दे देगा, सजाने के लिए भी दे सकता है और अलग-अलग क्वेश्चन भी दे सकता है। तो ठीक है, इसलिए हम सारा चीज़ बता दे रहे हैं आपको क्या बनेंगे, क्या बने हैं। खरपतवार हटाने की को निराई कहते हैं। निराई हम लोग अक्सर ये सब जानते नहीं थे, लेकिन ये सब जानते थे कि हम लोग क गाँव में कैसे खरपतवार बीज से धान की कैसे निकाला जाता है, ठीक है? इससे क्या होता है, कुछ क ये जो है ना क्या ध फसल को नुकसान पहुँचाता है। जल और पोषक की ज़्यादा अपना वही ले लेता है पोषक। कुछ खरपतवार कटाई में भी बाधा डालते हैं, ठीक है? इसीलिए मनुष्य और जंतुओं के लिए विषैले भी होते हैं, ठीक है? इसीलिए इसको हटाया जाता है, निराई किया जाता है। अब देखिए जिन्हें अभी खरपतवारनाशी क्या होता है? खरपतवार नियंत्रण किया जाता है, रसायनों का उपयोग किया जाता है, उसे खरपतवारनाशी कहते हैं। जैसे 2,4-DA एग्ज़ाम में पूछा गया है, बहुत सारे एग्ज़ाम में, हर जगह मिल जाएँगे। देखिए, पौधे मर जाते हैं, ठीक है? इसको स्पेयर किया जाता है। एक मह एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन क्या आ सकता है? खरपतवार की वृद्धि के समय तथा पुष्पन एवं बीज बनने के पहले ही खरपतवारनाशी का छिड़काव करते हैं। याद रखिए खरपतवारनाशी जो है कब इसका इस्तेमाल करेंगे? याद रखिए जब पुष्पन और बीज जब पौधे में आता है उससे पहले, क्योंकि अगर बीज आ जाएगा तो खरपतवार एक विषैला होता है, यह हमारे भोजन में भी जा सकता है, इसीलिए इसको इसके पहले या ये क्वेश्चन आपको देगा। क्या लगता है ये सब अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन ये नहीं देगा? आप समझिए, ये अगर है तो ये क्वेश्चन आएगा। ठीक है? देखिए खरपतवारनाशी का छिड़काव से इस किसान के स्वास्थ्य पर भी प्रभाव पड़ सकता है, अतः उन्हें रसायनों का प्रयोग सावधानीपूर्वक करना चाहिए। समझ में आ रहा है? समझिए। उसके बाद देखिए जब कट जाता है तो कटाई का विनोइंग, है ना? विनोइंग का मतलब हम पहले भी बताए थे कि आप देखिएगा पिछले जाके वीडियो में 6th क्लास में आप, उसमें आपको मिलेगा कि कैसे भूसा से धान को हवा की सहायता अलग किया जाता है। ठीक है? ये लाइन ध्यान से देखिए, कटाई ऋतु के साथ-साथ कुछ जो है ना उत्तर भारत में देखिए पोंगल, बैसाखी, होली, दिवाली, नवन्या एवं बिहू जैसे ये पर्व मनाए जाते हैं, कटाई फसल कटाई से संबंधित है, ठीक है? देखिए यहाँ से क्वेश्चन आए गए हैं कि भंडारण में नमी क्या क्या ज़रूरी है? उन्हें कीट, नमी, चूहों एवं सूक्ष्मजीवों से सुरक्षित रखना होगा। ताज़ा फसल में नमी की मात्रा अधिक होती है। रियल सी बात है, यदि फसल के दालों को बीज को सुखाए बिना भंडारित किया गया तो उनके खराब होने अथवा जीवों को आक्रमण अंकुरन के लिए अनुपयोगी हो जाते, यानी क्या होगा ना जीव आक्रमण कर देंगे, नमयुक्त है, इससे क्या होगा आगे उसका यूज़ करेगा जो बीजों के लिए उसको अंकुरन नहीं होगा ये। भंडारण से पहले दोनों बीजों को धूप में पहले बीजों को धूप में सुखाना आवश्यक है, जिससे वो नमी कमी आ जाए। समझ में आ गया क्यों हम लोग सुखाते हैं भंडारण के गाँव में? ठीक है? समझ आइए। अब देखिए क्या है, जूट के बोरों धातु के बड़े पात्र करते हैं, उसको रख देते हैं। परंतु बीजों के बड़े पैमाने भंडारण साइलो और भंडारण गृहों में किया जाता है। साइलो याद रखिएगा बड़ा-सा भंडार। तो भाई मेरे कि कक्षा 8 का चैप्टर नंबर 1 खत्म हुआ। बस याद रखिए ये सब आप पढ़िएगा, पाटल का उपयोग, सीड ड्रिल क्या होता है, ठीक है? आप लोग खुद देखिएगा। निराई में अवांछित फल उगाए हटाए जाते हैं। धान भूसा थ्रेसिंग कहलाता है, ठीक है? धान को भूसे से अलग करना थ्रेसिंग कहलाता है, फिर विनोइंग करके उसको हटा देते हैं।
उसके बाद ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट में देते नहीं है, कमेंट में दीजिए, ठीक है। मैं आप लोग के लिए मेहनत करता हूँ, आप भी थोड़ा खरीफ फसल क्या है, रबी फसल है, रासायनिक है ना, ये याद होगा आपका। अब हम चैप्टर 2 देखते हैं, ठीक है। चैप्टर 2 में क्या है ना, देखिए यहाँ पे देखिए चैप्टर 2 में क्या है, सूक्ष्म जीव। सूक्ष्म जीव से क्वेश्चन ये छोटे होते हैं लेकिन फंसा देते हैं, ठीक है। आवर्धक लेंस के बारे में हम लोग देखें तो आवर्धक उत्तल लेंस होता है, इसी की सहायता से सूक्ष्म जीव को देखा जा सकता है, ठीक है, केवल आंखों से नहीं देख सकते। अब देखिए सूक्ष्म जीव को 4 मुख्य वर्गों में बांटा गया है, याद रखिए 4 में। कौन कौन? जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ एवं कुछ शैवाल। सूक्ष्म जीव कौन 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 से होते हैं? देखिए अगर हम लोग नहीं पढ़े होंगे ना, निश्चित रूप से हम लोग को नहीं पता रहेगा, एनसीईआरटी पे न पढ़े। सूक्ष्म जीव 4 प्रकार होते हैं, जीवाणु होते हैं, कवक भी होते हैं, प्रोटोजोआ और शैवाल दोनों होते हैं। जीवाणु, शैवाल, प्रोटोजोआ या कवक के कुछ सामान्य सूक्ष्म जीव फिगर में दिखाएगा, पहले हम लोग देखते हैं। अब विषाणु क्या होता है? विषाणु भी सूक्ष्म होते हैं, परंतु वे अन्य सूक्ष्म से भिन्न है, ठीक है। केवल ये वे केवल परपोषी में ही गुणन करते हैं। परपोषी मतलब हम बताए थे ना, वैसे जो दूसरे पे निर्भर रहते हैं, हाँ, उसको परपोषी, परपोषी जीवों में ही विनन करते हैं। स्वपोषी मतलब जो खुद अपना खाना बनाते हैं, भोजन बनाते हैं, जैसे पौधा वौधा उसमें नहीं विषाणु होता है, लेकिन देखिए केवल परपोषी में ही गुणन कर सकते हैं, अर्थात जीवाणु पौधे अथवा जंतु कोशिका में गुणन करते हैं। याद रखिएगा ये स्टेटमेंट क्वेश्चन आएंगे, है ना। अन्य सूक्ष्म जीवों से भिन्न है वायरस, कि वह केवल परपोषी में ही गुणन करते हैं, अर्थात जीवाणु पौधे अथवा कोशिका में गुणन करते हैं, ठीक है। अब देखिए कुछ सामान्य रोग होता है ना, जुकाम, इन्फ्लुएंजा, है ना, ये वायरल फ्लू होता है, सुने होंगे ना। ये अधिकतर खांसी विषाणु द्वारा होते हैं। ये कुछ रोग हैं जैसे पोलियो, खसरा भी विषाणु वायरस है। देखिए एनसीईआरटी में जो दिया है ना, वही क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। हम लोग बिना मतलब का 100-50 रटते हैं, 5-6 रटिए, परफेक्ट रटिए। अतिसार एवं मलेरिया प्रोटोजोआ द्वारा होता है, ध्यान समझिए, इसे क्वेश्चन आएगा। टाइफाइड एवं क्षय रोग टीबी जीवाणु द्वारा होता है, क्लियर। खांसी वासी जितना भी इन्फ्लुएंजा सब वायरल है। पोलियो और खसरा वायरस है। हाँ, अतिसार या मलेरिया प्रोटोजोआ है, ये दोनों ये याद रखिएगा। टाइफाइड और क्षय रोग जीवाणु द्वारा होते हैं। ये जो फिगर है सभी काम के हैं। अब देखते जाते हैं हम लोग जीवाणु। जीवाणु में कौन कौन है देखिए, स्पाइरल जीवाणु और क्षणनुमा, बैसिलस और स्पाइरल है, देख सकते हैं फिगर, ठीक है। पूछता है किस कलर टाइप का होता है, ये स्पाइरल और क्षणनुमा। अब ये देखिए अगला जो है ये शैवाल है। शैवाल में क्या क्या अन्य, शैवाल तो जानते हैं शैवाल में कौन कौन होता है। आज देखिए क्लेडोमोनास और स्पाइरागोरा। एक बार दिया हुआ था कि हमको याद नहीं, एग्जाम में बैठे थे, यही पूछा था स्पाइरागोरा के बारे में, एनटीपीसी एग्जाम में, सॉरी, उसमें पूछा था। देखिए क्लेडोमोनास स्पाइरागोरा दोनों शैवाल है। अब प्रोटोजोआ, हम बोलते हैं प्रोटोजोआ क्या होता है। देखिए प्रोटोजोआ भी एक सूक्ष्म जीव होता है, बताए सूक्ष्म जीव चार प्रकार के होते हैं। तो प्रोटोजोआ में क्या क्या होता है, अमीबा और पैरामीशियम। अगर पूछेगा चप्पल क्या करती है, ध्यान से देखिए, हम लोग रटते रटते थक जाते हैं लेकिन भूल जाते हैं। चप्पल क्या करती का, देखिए पैरामीशियम। अब कैसे याद करेगा, पैर में चप्पल पहनते हैं, ठीक है, ऐसे याद करिएगा। अमीबा, देखिए अमीबा हम बोले थे ना, कूट पात की सहायता से पकड़ते हैं, ऐसे ये भी प्रोटोजोआ है। क्या है, ये भी प्रोटोजोआ है, इसमें खंडन होता है, ठीक है। अंतिम में कवक। कवक में 4 प्रकार के याद रखना है। राइजोपस, जिसको ब्रेड मोल्ड कहते हैं, पेनिसिलियम और एस्परजिलस, ठीक है। तो इतना ये जो सारा फिगर दिया है ना, यहाँ से क्वेश्चन क्या आएंगे बता रहे हैं। यहाँ से क्वेश्चन दे दें कि इसमें से कौन कवक नहीं है, ठीक है, पूछा गया इसमें कौन कवक नहीं है, इनमें से कौन सवाल नहीं है, इनमें से कौन सवाल है। इस तरह याद रखिएगा, एक बार अच्छे से जो पढ़ा दिए दोबारा देखिएगा घूम पलट के। अब देखिए विषाणु। अब आते हैं विषाणु पे। विषाणु सूक्ष्मजीव नहीं आते हैं, इसलिए देखते हैं क्या है। देखिए विषाणु किस तरह होता है, देखिए तो खतरनाक दिखता है। अब देखिए सूक्ष्मजीव का उपयोग कार्यों के लिए किया जाता है, उसको दही, ब्रेड अथवा केक बनाने में किया जाता है सूक्ष्मजीव का, वो आगे देखेंगे हम लोग। अब देखिए प्राचीन काल में सूक्ष्मजीवों का उपयोग अल्कोहल बनाने में किया जाता है, बताया था ना, यीस्ट एक प्रकार का है, ठीक है, उसमें सूक्ष्मजीव के द्वारा ही बनाया जाता है। हम लोग क्या बनाते हैं उसमें, अल्कोहल वगैरह बनाते हैं। देखिए पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए इनका उपयोग किया जाता है, किसका, सूक्ष्मजीवों का, याद रखिएगा। कार्बनिक अवशिष्ट, सब्जियां के छिलके, जंतु अवशिष्ट, विष्ठा आदि, जितना भी कार्बनिक अवशिष्ट में कौन कौन होता है, सब्जी के छिलके वगैरह जो सड़ गल सकते हैं। ये भी देखिए यहाँ से क्वेश्चन आए, कार्बनिक पदार्थ में से कौन है, अकार्बनिक क्या है, तो याद रखिए कार्बनिक में कौन कौन आते हैं, ठीक है। अपघटन जीवाणु द्वारा किया जाता है, बताए थे अपघटन का जो करते हैं वो अपघटन का होता है। हानि रहित पदार्थ बनाते हैं, समन के जीवाणुओं का उपयोग औषधीय उत्पादन, कृषि की मृदा उर्वरता वृद्धि करने के लिए नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है, ठीक है। ये सब क्या है, जीवाणु है, ठीक।
अब देखिए कक्षा 7 में पढ़े हैं, जीवाणु दूध को दही में बदलते हैं, कौन सा? लैक्टोबैसिलस होता है। देखिए दिया हुआ है, जीवाणु एवं यीस्ट चावल के आटे के किण्वन में सहायक होते हैं। याद रखिए, इसमें इडली और डोसा बनता है। अब देखिए ये क्वेश्चन आएगा आपको, चावल के आटे के किण्वन में सहायक कौन होता है? जीवाणु, यीस्ट, दोनों इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिए, अब हम यीस्ट मार के चले आएंगे, जीवाणु एवं यीस्ट दोनों लगा के आना है, ठीक है। हम पिछले कक्षा में पढ़ चुके हैं यीस्ट के बारे में, हम इसीलिए पिछले कक्षा में बोल रहे हैं आप लोग जो नए हैं पढ़िए, क्योंकि आप देखिए अब नए हैं। अब यीस्ट के बारे में हम बता चुके हैं, यीस्ट में मुकुलन विधि द्वारा होता है, खंडन किसमें होता है ना, कायिक प्रबंधन क्या हुआ, सब पता है हम। यीस्ट तीव्रता से जनन करके श्वसन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड उत्पादित करके गैस के बुलबुले को खमीर वाले मैदे में आयतन बढ़ा देते हैं। अब ये आखिर कैसे होता है? जैसे जैसे बढ़ते जाइएगा, देखिए खमीर द्वारा उठी हुई मैदा है, यीस्ट पाउडर के साथ में क्या करता है? जनन करके श्वसन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड उत्पादित करता है, ठीक है। ये ऑक्सीजन ना की यीस्ट क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड उत्पादित करता है। कार्बन डाइऑक्साइड से देखते हैं बुलबुले निकलते हैं, सोडा वोडा में गैस के बुलबुले खमीर वाले मैदे का आयतन को बढ़ा देता है, इसीलिए बैंकिंग उद्योग में यीस्ट का उपयोग किया जाता है। क्लियर? समझ गया ना यीस्ट का कार्य क्या है? एक बार शॉर्ट नोट्स बना लीजिएगा, यीस्ट लिख के लिख लीजिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड पे लिखिएगा श्वसन के दौरान उसका बढ़ जाता है, बुलबुले मैदे का आयतन बढ़ा देता है। शॉर्ट नोट्स बनाइएगा। अब देखिए सूक्ष्म जीवों का वाणिज्यिक उपयोग, इसमें आप ध्यान से देखिए, है ना। अल्कोहल, शराब एवं एसिटिक एसिड के उत्पादन में सूक्ष्म जीवों का उपयोग किया जाता है, ठीक है। गेहूं, चावल एवं फलों के रस में उपस्थित प्राकृतिक शर्करा में यीस्ट द्वारा अल्कोहल एवं शराब का उत्पादन किया जाता है। देखिए सभी सूक्ष्म जीव हैं, अल्कोहल, शराब एवं एसिटिक एसिड में उत्पादन सूक्ष्म जीव का उपयोग करता है। अब कौन सा? गेहूं, चावल, फल के रस में उपस्थित प्राकृतिक शर्करा को यीस्ट द्वारा अल्कोहल एवं शराब में। अब देखिए हमको पता है ना, गेहूं चावल से भी कभी कभी बियर वगैरह बनने का काम करता है, तो उसमें भी यीस्ट डाला जाता है। अब देखेंगे कि गंध आता है अल्कोहल से, तो गंध किसका है? यह यीस्ट का ही गंध है, ठीक है। चीनी का अल्कोहल में परिवर्तन करके बनाए, चीनी के अल्कोहल में परिवर्तन, यह प्रक्रिया किण्वन अथवा ये बस इतने से लाइन रहेगा क्वेश्चन। चीनी के अल्कोहल में परिवर्तन की यह प्रक्रिया आपको चाहे ना तो दे देगा, इससे देखिए चीनी के अल्कोहल में परिवर्तन होने के कारण बना है, चीनी के अल्कोहल में परिवर्तन की यह प्रक्रिया क्या कहलाता है? इतना बड़ा देगा, दिमाग घुमा देगा। तो किण्वन या फर्मेंटेशन, याद रखिएगा, इसका हिंदी शब्द है ये। तो या तो ये देगा या तो या, दोनों चीज याद रखना है। अब देखिए थोड़ा सा दिया हुआ है, ये डेट याद रखिएगा, क्योंकि आपको जब एग्जाम में कभी कभी सजाने का आएगा, 1857 लुई पास्चर, ऐसे ऐसे चार देगा। तो लुई पास्चर ने किण्वन की खोज 1857 में किया था। तो पहला क्वेश्चन तो बन गया, किण्वन खोज किसने किया था? तो लुई पास्चर। दूसरा क्वेश्चन कब? तो 1857 में। एक ही यहाँ पे एक ही सवाल दो स्टेटमेंट बना सकते हैं, ठीक है। सूक्ष्म जीवों और औषधियों का उपयोग, जब किसी बीमार पड़ता है तो डॉक्टर पेनिसिलिन का इंजेक्शन देखे होंगे। पेनिसिलिन क्या होता है? देखिए प्रतिजैविक की गोली अथवा कैप्सूल देते हैं। इन औषधियों का उपयोग सूक्ष्म जीव है, ठीक है, ये सभी सूक्ष्म जीव होते हैं, ठीक है। देखिए इस प्रकार प्रतिजैविक अथवा एंटीबायोटिक कहते हैं। जब हम लोग कुछ इंजेक्शन देते हैं ना, उसके किसी को एंटी करने के लिए, उसको प्रतिजैविक कहते हैं। देखिए प्रतिजैविक में कौन कौन, आजकल जीवाणु, कवक, अनेक प्रतिजैविक औषधि उत्पादन होता है। आप प्रतिजैविक कौन कौन हो नहीं है ये देंगे ऑप्शन में, याद रखिएगा। प्रतिजैविक जो होता है स्ट्रेप्टोमाइसिन, सॉरी टेट्रासाइक्लिन, एरिथ्रोमाइसिन। ये आप हम लोग जब जाते हैं, ये तीनों दवाई का नाम याद रखिएगा। जब भी एंटीबायोटिक लेना है ना, तो ये तीनों कोनो भी बोल दिए, स्ट्रेप्टोमाइसिन मिलेगा, टेट्रासाइक्लिन मिलेगा, एरिथ्रोमाइसिन, ये दोनों का नाम जानते हैं हम लोग, ठीक है। ये तीनों का नाम याद रखिएगा, ठीक। अब देखिए प्रतिजैविक जिन्हें कवक एवं जीवाणु से उत्पादित किया जाता है, कितना इंपॉर्टेंट लाइन है ये। कवक एवं जीवाणु से उत्पादन किया जाता है, उसी से प्रतिजैविक कहते हैं। एक विशिष्ट सूक्ष्म जीव संवर्धन करके प्रतिजैविक उत्पादन किया जाता है, उन्हें अनेक रोगों से। अब देखिए यहाँ पे हम लुई पास्चर बोले थे, लुई पास्चर ने उपयोग ये करते हैं। अब देखिए ये लुई पास्चर ने क्या बनाया? किनोन बनाया, फर्मेंटेशन बनाया 1929 में, वो 1857। फिर 1929 में फ्लेमिंग ने, जीवाणु रोगी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग इसका नाम था, इसी ने एंटीबायोटिक का खोज किया था, ठीक है। यहाँ कितना अच्छे से लिख, बस बोले ना एनसीईआरटी लाइंस, कहीं क्वेश्चन नहीं देंगे। इसमें क्या होता है? फफूंद, छोटे बीजाणु देखे, इसी छोटे बीजाणु जीवाणु फफूंद द्वारा मारे गए, इसी प्रकार फफूंद पेनिसिलिन बनाए गए। पेनिसिलिन किससे बना है? फफूंद से, ठीक है। अब देखिए इसने कैसे खोजा, उन्होंने देखा कि हरे रंग का एक फफूंद हुआ, उससे क्या हुआ ना, बीजाणु मर गया, जो बैक्टीरिया थे वो मर गए, इसीलिए फफूंद द्वारा बनाया गया है पेनिसिलिन। तो एग्जाम में आपको देगा फफूंद द्वारा क्या बनाया गया, ठीक है। तो याद रखिएगा पेनिसिलिन। पेनिसिलिन किसने? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1929 में। अब ध्यान से देखिए,
पशु आहार एवं कुक्कुट आहार में प्रतिजैविक पाए जाते हैं। उपयोग पशुओं एवं सूक्ष्म जीवों की श्वसन रोकता है। प्रतिजैविक का उपयोग पौधे एवं रोगों में नियंत्रण के लिए किया है। यहाँ से देखिए हम क्यों बता रहे हैं हेडलाइन, क्योंकि आपको जब स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन दे तो आप लोग पूरी तरह से तैयार है भाई। अलग सब्जेक्ट नहीं पढ़ना है बढ़िया से, इस साइंस चैप्टर को अच्छे से पढ़ लीजिए, ठीक है। तो प्रतिजैविक का इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है? पौधे और रोग को नियंत्रण करने के लिए, पशुओं एवं सूक्ष्म के लिए, ठीक है, याद रखिए इसको अच्छे से। फिर देखिए, है ना, सर्दी जुकाम फ्लू में प्रतिजैविक का इस्तेमाल करते हैं हम लोग, ठीक है। अब देखिए यहाँ सुनिए सुनिए ध्यान, सॉरी, सर्दी जुकाम फ्लू में प्रतिजैविक का प्रभावशाली नहीं है, क्योंकि यह रोग विषाणु द्वारा होते हैं। अब देखिए हम लोग प्रतिजैविक को बोलते हैं एंटीबायोटिक। तो देखिए सिंपल सी बात है, हम लोग आज बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। पर एंटीबायोटिक का इस्तेमाल तभी करना जब बैक्टीरिया वाला बीमारी हो। बैक्टीरिया वाला कौन कौन सा है? हम लोग देखे थे टीबी वगैरह शायद बैक्टीरिया जनित बीमारी है ना। तो टीबी है, वो कौन सा 2-3 है। तो इसमें देखना है कि जो वायरल फ्लू है इसमें एंटीबायोटिक का इस्तेमाल नहीं होता है, ठीक है। आज से देखिए हम लोग डॉक्टर भी बन गए। तो इस प्रकार टीका और वैक्सीन कार्य करता है किसके लिए? हैजा, क्षय रोग, है ना, सॉरी, हैजा, क्षय, चेचक तथा हेपेटाइटिस जैसे अनेक बीमारियों को वैक्सीन टीके के द्वारा रोका जा सकता है, क्योंकि वायरल फीवर है, सॉरी वायरल बीमारी है ये। अब देखिए, अब एक और चीज रिवीजन कर लीजिए। लुई पास्चर 1857 में किसका किनोन खोज किया था। फिर 1929 में, है ना, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किसका एंटीबायोटिक यानी प्रतिजैविक का खोज किया। फिर एडवर्ड जेनर ने चेचक का टीका 1798 में खोज किया। इसको सजाने के लिए देगा एग्जाम में, ठीक है। 1857, 1929, इसको सजा देना एडवर्ड जेनर को 1798 में। क्लियर? ये सब चीज आपको एकदम सजाते जाइएगा, चाहे अपने कॉपी में शॉर्ट शॉर्ट बनाए। अब देखिए नाइट्रोजन स्थिकारक क्या है। कुछ जीवाणु, मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि होता है इससे। कुछ जीवाणु अब नीले हरे शैवाल, ठीक है। वायुमंडलीय नाइट्रोजन, हम बोले तो सॉरी, वायुमंडल में नाइट्रोजन खुले रूप से सबसे ज्यादा पाया जाता है, लेकिन इसको सीधा डायरेक्ट कार्बन डाइऑक्साइड की तरह इस्तेमाल नहीं करता है, लेकिन मिट्टी में विलय रूप से इसमें मिलते हुए, ठीक है, इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो ये क्या स्थिरीकरण कर सकते हैं वायुमंडल, कैसे कौन कैसे करते हैं? मृदा में नाइट्रोजन का संवर्धन होता है तथा उनकी उर्वरता में वृद्धि होती है, ठीक है। सामान्यतः जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकारक है। कौन कौन? जीवाणु एवं नीले हरे शैवाल, हम बोले थे राइजोबियम वगैरह जैसे है ये सब, ठीक है। तो इसे याद रखिएगा, नाइट्रोजन स्थिरीकारक कौन कौन? जीवाणु और नीले हरे शैवाल। देखिए बड़ा सा फिगर बना के दिया है, नाइट्रोजन स्थिरीकारक साइनोबैक्टीरिया एवं नीले हरे शैवाल, ठीक है, साइनोबैक्टीरिया, ठीक है। अब आगे देखेंगे हमको संचरणीय रोग क्या होता है। संचरणीय रोग जो होता है ना, ये सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाला ऐसे रोग है जो संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में वायु, जल, भोजन अथवा कायिक संपर्क द्वारा फैलते। कायिक मतलब देह संपर्क, कायिक मतलब देह होता है। सूक्ष्म जीव द्वारा ऐसा रोग जो संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में वायु, जल, भोजन अथवा संपर्क द्वारा फैलता है, उसे संचरणीय रोग कहते हैं। इस पर रोगों में कुछ उदाहरण देखिए। हैजा, हैजा, सर्दी जुकाम और चिकन पॉक्स। इसीलिए कहता सर्दी होता है ना किसी को, तो बोलता है तो हमको दे दिया, हमको तुम दे दिया, इसीलिए देता है कि संक्रमणीय रोग है, ठीक है। हैजा, सामान्य, ये चिकन पॉक्स एवं क्षय रोग, ये चारों याद रखिएगा। टीबी भी देखिए, जब टीबी किसी को होता है, क्षय रोग उसको बोलते हैं, जब उसका ड्रॉपलेट जब छिपता है ना, उसको देखते हैं मार्क्स पहनाया जाता है। क्लियर? इसको लिख लीजिए, है ना, लिख लीजिए शॉर्ट नोट्स बना के, ऐसे लिखिएगा। संक्रमणीय रोग डैश दे दीजिएगा, ये पांचों लिख दीजिएगा, ठीक है। थोड़ा सा लिख दीजिएगा संक्रमणीय रोग, एगो डैश बना के एकदम आगे ऐसे करके संक्रमणीय रोग में 5 गो ही देके दूसरा लाइन दे दीजिएगा, ये लिख दीजिएगा स्वस्थ व्यक्ति द्वारा, स्वस्थ व्यक्ति में संक्रमित व्यक्ति द्वारा, ठीक है, ये 4 संपर्क द्वारा। अब देखिए कुछ कीट एवं जंतु भी है जो रोग कारक का काम करता है, रोग वाहक का कार्य कौन कौन होता है? घरेलू मक्खी का नाम सुने हैं? देखे है ना, ये घरेलू मक्खी क्या करता है? कूड़े एवं जंतु पर बैठता है और रोगाणु उसके शरीर में चिपक जाता है, मक्खी बिना ढके भोजन बैठता है ना, ये याद रखिएगा, ठीक है सर। मादा मादा एनफ्लीज के बारे में सुने होंगे, ठीक है। मादा एनफ्लीज में इसका मच्छर एक अन्य उदाहरण है, ठीक है। मच्छर जो होता है, मादा एनफ्लीज होता है, मच्छर प्लाज्मोडियम मलेरिया परजीवी का वाहक है। मलेरिया किससे होता है? याद रखिएगा, मादा, सॉरी ये मादा एनफ्लीज, ठीक है, मादा एनफ्लीज जो है वही है। अब मादा एडीज मच्छर जो है डेंगू वायरस। अब देखिए आपसे यहाँ पे 2 कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, याद लिख लेना है। मादा एनफ्लीज से मलेरिया हो जाता है, इसमें ऐसे लिखिएगा, मादा एनफ्लीज डैश मलेरिया परजीवी डैश प्लाज्मोडियम, ठीक है। फिर दीजिएगा मादा एडीज, है ना, फिर डेंगू वायरस। क्लियर? ऐसे बना के आगे बने, ये मादा एनफ्लीज है, ठीक,
ये मच्छर क्या करता है, हमारा मलेरिया देता है। और एक अलग है वो डेंगू वायरस का, तो मैडा एडीज है। ठीक है, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जा रहा है, अगले पार्ट में बताएंगे। ठीक है।